जिसका अवैध संबंध है अजीत कुमार कुशवाहा, जो राज्य सेत निगम में प्रयागराज में वर्तमान में जेई पद पर है, उसका अवैध संबंध मेरी शादी से पहले था जी, जो 2019 में जुलाई से हो गया था, 7 साल पहले से चल रहा था। आपका कहना है कि मेरी पत्नी का अवैध संबंध उनके साड़ू, वो रिश्ते में आपके साड़ू थे, कौन थे, क्या था? हाँ, वो उसके रूपा के जीजा लगते हैं, चचेरे जीजा। चचेरे जीजा लगते हैं, रूपा के जीजा चचेरे लगते हैं, और वो जीजा चचेरे जीजा हैं जी। तो आप ये कैसे आरोप लगा रहे हैं कि उसके गलत संबंध हैं, उसके अनैतिक संबंध हैं? क्या आपके पास साक्ष्य और सबूत हैं? इस पर कुछ बात बताने कष्ट करें। जी, हमारे पास ये सारे सबूत है, फोटो भी हैं, और मेरे साथ घटना भी घटी है। क्या घटना घटित है? घटित ये हुई है कि सर, जैसे शादी होकर आई थी जी, तो उसमें क्या हुआ है कि जैसे हमारी 18 फरवरी की बारात थी, 19 को जैसे हम गाँव गए, 3 दिन किसी को कमरे में अपने घुसने नहीं दिया है जी, और बस वीडियो कॉल फोन कॉल करती रहे। जैसे हमारे 22 फरवरी को देवी पूजन हुआ, हम गांव से देवी पूज के आए, वहाँ एक रिंग की अंगूठी फोड़ डाला सोने की 30,000 की। अंगूठी फोड़ देना या उससे बात न करना ये अवैध संबंध के संकेत नहीं है जी। मैं ये नहीं कह रहा, ये सर कह रहा हूँ कि वहां से जब देवी पूज करके आए जी, तो वो लुके छुपे मुझे फोन छूने नहीं देती थी, जीमेल व्हाट्सएप पासवर्ड। जैसे हम आए देवी पूज के, जैसे हमारा सुहाग रात के लिए आए बेड में जी, तो वही उसी तरह वो पान खाए। इसके बाद उसको वीडियो कॉल लगा दिया अपने जीजा को, तो जीजा कह रहा है कि माता चोद मेरे जानू के हाथ ना लगाना। आपसे बोला कि मेरे जानू के हाथ न लगाना जी। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद मैं पता करता रहा ये कौन है व्यक्ति। वो कह रहे कि मेरा जीजा है, तो मैं कहा कहाँ का जीजा है, कौन है? तो ये कह रहे थे प्रयागराज में जेई हैं जी। इसके बाद ये चली गई 26 फरवरी को जी। फिर एक बार और आई, इसके बाद दोबारा ये कहने लगी कि आप बांदा में रहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो मेरे जीजा कह रहे हैं कि चलो तुम दोनों लोगों की नौकरी वहीं लगवा देंगे अपने ऑफिस में जी। तो ये जीजा आया 12 अप्रैल 2024 को अपनी गाड़ी लेकर जी। तो हमको सुबह 7 बजे बांदा से बबेरू स्टाफ से ले गया अपने कमरे। जब आप जानते थे कि मेरे संबंध, मेरी पत्नी के संबंध उसके फला जगह व्यक्ति से हैं, तो फिर आप गए क्यों? मुझे ये नहीं मालूम था कि यही व्यक्ति है, इसके संबंध। ये इतना पहले मालूम होता तो शादी ही क्यों करते सर? मतलब ये नहीं मालूम था कि इसके संबंध इसी से हैं। फिर क्या हुआ? फिर घटनाक्रम क्या हुआ? फिर घटनाक्रम यह हुआ कि जैसे मैंने पहले पहुंचे तो रास्ते में एक चाय की टपरी मिला है, तो उन्हें चाय में कुछ मिला दिया जी। तो उसमें मैंने नहीं पिया तो उसको फेंक दिया। फिर जैसे वहाँ बाथरूम के गए तो वहाँ भी एक जगह करने लगे। वहाँ जैसे हम वहाँ पहुंच गए कमरे, तो ये मुझको दूसरे दिन अपने ऑफिस ले गया और ऑफिस में छोड़ आता था, तो यहाँ संबंध बनाता था। मतलब आपको ऑफिस छोड़ देता था और ऑफिस के बाद में संबंध बनाता था? हाँ, बहाने बनाकर। फिर इसके बाद मुझको शक होने लगा सर। तो मैं एक दिन अचानक वहीं से छुट्टी 25 अप्रैल को वहीं से मैं आ गया रूम जी। तो आपत्तिजनक स्थिति में पाया, तो दोनों ने मुझको बंद मारा और इसके पास एक पिस्तौल भी है चोरी का जी। तो पिस्तौल लगा दिया और उसे खाने में दिए, तो खाने में जाए तो मुझको पलटी होने लगी। किसको? मुझको जी। इसके बाद वो हमसे कहा कि तुम मुंह किसी का खोला तो मैं यही जान मार के तुम्हें यही गंगा जी में पहुंचा देंगे। हाँ। और किसी को पता ही नहीं चलेगा। 4 पहिया में 4 पहिया भी है उसके पास 4 पहिया की है गाड़ी है, और उन्होंने कहा तुम्हें जान से मार दूंगा, और फिर तुम्हें धमकी दिया। अच्छा ये बताइए, जब आपको धमकी दे रहा है, इस तरीके की बातें कर रहा है लगातार, जब आपसे इस तरीके का, जब आप जान गए कि मेरा निश्चित कहीं ना कहीं लिप्स नहीं मिला जी। तो बताइए। हाँ, तो इसमें यही चल रहा है। इसके पास अवैध संपत्ति भी बहुत है, 50 करोड़ की है। अभी रूपा को भी जमीन लिवाया है। रूपा के नाम, तुम्हारे नाम रूपा के नाम से भी जमीन खरीद दिया है? हाँ, मेरे नाम नहीं, रूपा के नाम खरीदा है। वो पुत्री प्रभु दयाल कर रहा है, जो अतारा में लिवाया है और गुमाई में भी लिवाया है।
अच्छा, फिर आपने अगर वो इस तरीके के अनैतिक संबंध बना रही है, पति पत्नी की तरह रह रही है, फिर आपने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई और फिर आपने उसके माँ बाप को ये सूचना क्यों नहीं दिया कि इस तरीके की आपकी पत्नी हमारी पत्नी जो है वो उनकी पुत्री है, वो गलत तरीके से उनके साथ रहती? आपने कब और कहाँ कहाँ शिकायत दर्ज कराई? सर मैंने सबसे पहले अपने थाने में, कमासिन थाने में, फिर जी एसपी को, फिर जी जिलाधिकारी को, जी फिर मुख्यमंत्री पोर्टल में, फिर मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाके, जी फिर इसकी विभागीय में उसके माता पिता ऐसे हैं कि उसकी पुत्री की कमाई ही खा रहे हैं। उसके पिताजी, उसकी माता, उसका भाई तो लिवा लिवा के उसके पराने जाते हैं। उसके पीछे 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है सर। उसका मेरे पास पूरा डाटा, उसका पूरा घर 50 लाख का बनवाया और इसके बाद 10-10 लाख का तीनों भौजाई को, बहन को, और उनको जेवर बनवाया। इसकी भाई की शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर दिया। मतलब उसके 1 करोड़ रुपए अभी तक उसके पीछे खर्च कर चुका। हर महीने में 1 लाख कमाती है। 1 लाख किस बात के लिए कमाती है? वो देता है हर बार, वो पूरा वेतन इसी को देता है, इसी को रखेल बना के रखे हुए है। हमारा पिंड नहीं, हमें डिवोर्स नहीं दिलवा रहा है। डिवोर्स नहीं दिलाया। आपने कोर्ट के दरवाजे पर गए, नहीं गए? कोर्ट के दरवाजे में गए, मेरे यही सबसे पहले गए। एप्लीकेशन देने के बाद ये दहेज प्रथा मेरे ऊपर लगवा दिया। अभी दूसरा मुकदमा भी लगवा दिया। एक दहेज प्रथा का लगा। जो आपने ये वीडियो, जो फोटो आपके पास आपत्तिजनक के हैं, आपने क्या ये आपत्तिजनक वीडियो वहां पर प्रस्तुत किया या नहीं प्रस्तुत किया? प्रस्तुत कर चुके हैं सभी अधिकारी को, एसपी को, डीएम को, और उसमें दिया और जो थानों में दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने सभी जगह प्रार्थना पत्र दिया मगर ढाक के 3 पात रहे। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। मैं संबंधित अधिकारियों को, अच्छा ये बताइए, जो आपने सेत निगम कार्यालय जो लखनऊ का आपने नंबर दिया है, इसमें कब कार्रवाई के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, क्या कार्रवाई की है? उसमें उसमें सर मैं करप्शन संबंधी, इसकी भ्रष्टाचार संबंधी, और ये फोटो लेके गया था, यही सुनील कनौजिया सर को दिखा के आया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मिलेगा, मगर उसमें जो जन सुनवाई पोर्टल में देख रहे हैं तो अभी कोई जांच नहीं हो पा रही है। अभी 5 जनवरी को मैंने अभी वही कमरे में प्रयागराज में पकड़ा दोनों को। 112 नंबर पुलिस गई और थाने की धूमनगंज की पुलिस भी गई। फिर मकान मालिक की वजह से दोनों लोग पीछे से गेट से निकाल दिए गए, सामने बात हुई और इसके बाद भगा दिए गए। फिर वहां सुनाई नहीं हुई तो फिर मैं अपर कमिश्नर को दिया एप्लीकेशन। मगर वहां भी फोटो दिखाया है, वहां भी कोई सुनवाई नहीं है। वो कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से वो ऑर्डर रह रही है, मगर मर्जी से नहीं रही है, बौला फुसला के रखे हुए है। देखिए, किसी की क्योंकि बालिग महिला होती है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई है और वो लड़की अपनी स्वेच्छा से किसी के साथ रह सकती है, इस पर कानून का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी और ये बीएनएस की धाराओं में उस पर कोई आपत्ति नहीं लगाया जा सकता। हाँ, प्रश्न ये है कि आप उससे डिवोर्स ले सकते हैं, उसे आप तलाक दे सकते हैं, उसे आप छोड़ सकते हैं, उसे आप पत्नी ना स्वीकार करें, ये आपका मौलिक अधिकार बनता है। मगर इसके लिए आपको सबसे पहले एक कोर्ट जाना होता है, फैमिली कोर्ट जाना होता है। आप एक फैमिली कोर्ट में जाएंगे और एक प्रार्थना पत्र देंगे, उस प्रार्थना पत्र पे वो तलब की जाएंगी और आपके पास जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य पेश करिए और निश्चित रूप से आपको इंसाफ मिलेगा। यदि वो अगर वो लगातार इस तरीके के कुकर्म करता है और आपको डिवोर्स नहीं देता है, तब फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो बंद होगी। जी तो सर लगातार धमकियां मिल रही हैं कि तुम मुंह खोलोगे और मीडिया में लाओगे तो तुम्हें जान से मरवा दोगे, 2 दिन के जंगलों में पाओगे, और मुझसे इस औरत से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने पकड़ के दिखाया, मगर फिर भी कोई जांच नहीं हो रही है। देखिए, जांच इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसकी उम्र 18 साल की है, 18 साल की बालिक है, और बालिक लड़की या बालिग लड़का, अपने 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की, कानूनन में वो कानूनन के अधिकार में वो बालिग हो जाती है, और जो बालिग हो जाती है वो निश्चित रूप से अपने अधिकार को जानती है, और चाहे वो गलत क्यों ना कर रही हो, मगर वो अनैतिक संबंध क्यों ना बना रही हो, मगर वो कानून के नजर में नैतिक संबंध हैं, सहमति से कर रही है। आज रही बात ये आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसके लिए आपको डायरेक्ट, उसके लिए आपको न्यायालय जाना पड़ेगा और न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देना होता है पारिवारिक न्यायालय में, किस प्रकार धमकी देते हैं और इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित रूप से उस पे आपको एक नोटिस उनको जाएगी
और नोटिस जाते ही आपको उस तारीख में वो तलब किए जाएंगे और तो तलब सर करने के बाद आपसे साक्ष्य मांगे जाएंगे। ये ज्यादा मुकदमा नहीं खींचता है, ये मुकदमा ज्यादा में ज्यादा 2 से 3 पेशी 4 पेशी के ऊपर नहीं जाएगा। सर मैं 125 की धारा भी लगा रखा है मेंटेनेंस का, और उसकी जो भाई भाई आएगी मेरी बात सुनिए, एक धारा भी नहीं काम करेगी। आप जाइए, आप परेशान हैं, आप चले जाइए परिवारवाद न्यायालय। कहाँ जाएंगे? परिवारवाद न्यायालय। हाँ, आप चले जाइए, हर जिले पर होता है, वहां पर आप जाइए, बताइए कि मैं फैमिली कोर्ट जाना चाहता हूँ, इस तरीके की मेरी पत्नी के गलत संबंध है और ऐसे ऐसी मामला है और ये मेरे पास साक्ष्य है। जिन हिसाब से आप साक्ष्य मुझे दिखाए हैं, दे रहे हैं, क्योंकि वो टीवी पर शो नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो अनैतिक संबंध का है, उम्र 18 साल से ज्यादा है, सहमति से हो रहा है, तो ये कानूनन अपराध है, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं दिखा सकता हूं। कृपया, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जाइए और जाने के बाद एक एप्लीकेशन, वहां पर एक कोर्ट में पड़ता है मुकदमा, वो मुकदमा पढ़ते ही उनको नोटिस होगी और नोटिस में तलब किए जाएंगे दोनों लोग। जी सर, उसकी पहली पत्नी भी परेशान है, उसके 4 बच्चे हैं जेई के। भाई साहब, मेरी मेरी पूरी बात, पहली पत्नी परेशान हो या दूसरी, या तो ये उस आपकी पत्नी को डिवोर्स के देंगे, छोड़ेंगे वो लोग, या तो अनैतिक संबंध जो बना रहे हैं वो छोड़ेंगे, और जो भी उसका छत पूर्ति किए हैं, पहली बात क्योंकि अनैतिक संबंध बना चुके हैं, इसलिए आपको कोर्ट एक झटके में आपको इंसाफ दे देगा, क्योंकि आप सही बोल रहे हैं और वो अनैतिक संबंध बना रही है, और आपके पास जैसे वो गाड़ी में बैठी हुई है, जैसे वो बेड में लेटी हुई है, जैसे जो भी किया है वो सब गलत है। ठीक है, आप जाइए कोर्ट में जाइए, अगर कोई दिक्कत होती है तो कृपया हमें, हमारे लॉयर से भी हम आपको बात कराएंगे और आपको इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। जी कैलाश जी, और कोई जानकारी हो? क्योंकि मैंने संबंधित अधिकारी को लाइन पे लिया और लाइन पे लेने के बाद वो अधिकारी ने जानकारी ये देते हुए बताया कि भाई साहब ये इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और वो दोनों सहमति से पति पत्नी के रूप में रहती, पति पत्नी के रूप में सहमति से रहना हुआ या फिर पार्टनर के रूप में रहना हुआ कानूनन अपराध नहीं है, क्योंकि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए आप कृपया कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, डिवोर्स करिए और उनको छोड़ दी। तो ये आपका अधिकार। मैटर चल ही रहा है कोर्ट में, मगर कहाँ फाइनल हो पा रहा है? कोर्ट में सबको दिखाए गए फोटो कोई जो हो नहीं रहा है। क्या काम है, जो मजिस्ट्रेट ने क्या कहा? वैसे मजिस्ट्रेट के सामने अभी नहीं पहुंचा, पहले वकीलों के 9 जनवरी। मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाइए वो फोटो लेकर के मजिस्ट्रेट जो जज होता है उसके सामने आप रखिए, बोलिए कि सर मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे जो संवैधानिक अधिकार है, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। आप जाकर के कोर्ट में बोलिए मित्रवर, आप जाइए, डरिए नहीं। वकील क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूं, आप एक लिखिए, जिनारत करिए, और आपकी जब फाइल पत्रावली पुकारी जाए, जब आपका नाम पुकारा जाए, तो आप कहिए ओनर मैं इसका पीड़ित पक्ष हूं, मैं इसका पक्षकार हूं, मैं इसका वादी हूं और मैं ये साक्ष्य देता हूं, मेरे अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई, माइलॉर्ड मैं चाहता हूं मेरी कार्रवाई की जाए और मुझे सुना जाए। जज सुनेगा और आपको इंसाफ देगा, वकील आपको गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते रहेंगे। कृपया आप घूमे नहीं बल्कि काम करें, राइट? ओके, कोई और जानकारी लेना हो तो कृपया, क्योंकि आपकी उम्र और वो दोनों लोग बालिग हैं, बालिग के अधिकार एक स्वच्छता से अधिकार बनाया है, कानून बनी है कि जिसकी उम्र 18 साल है वो किसी के साथ अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, रह सकता है, उसे भला बुरा अपना ज्ञान होता है, इसलिए वो नैतिक अधिकार है। इसलिए मैं चाहता हूं मास्टर साहब कृपया आप ये काम करें, बिल्कुल आपको इंसाफ मिलता है। अगर नहीं कुछ होता है तो कृपया आप फोन करें, तब मैं संबंधित अधिकारी और जज से भी बात करूंगा कि आप बताइए कि एक पीड़ित को कितने दिन में इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, 2 साल से परेशान है हम सर, 2 साल हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ, आप मुझे अभी शाम को आपने डॉक्यूमेंट दिया है, सुबह मैंने अधिकारियों से संपर्क किया हूँ, अभी मैं आज आपके कारण संपर्क करते करते मैंने सभी अधिकारियों से संपर्क किया, पूछा कहा, देखिए इस पर मैं कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, कार्रवाई जब तक नहीं करूंगा या तो वो पीड़ित पक्ष करे, महिला करे, ठीक है, और महिला जिस दिन करेगी हम कार्रवाई कर देंगे। तो महिला कर नहीं रही है, वो स्वच्छता से रह रही है, और आपका अधिकार का हनन हो रहा है। जब आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो फिर आपको दिक्कतें हैं।
तो कृपया एक बार फिर IGRS करिए, मुख्यमंत्री सबको पत्र लिखिए, मुख्यमंत्री को भेजिए और कृपया उसकी रसीद आप हमें भेजिए, फिर मैं उसको टेक ओवर करता हूं, बात करता हूं संबंधित। ओके, नमस्कार। थैंक यू सर। दोस्तों, अभी कैलाश ने अपनी पत्नी, अपनी व्यथा को, पूरी व्यथा को बताया कि किस तरीके से उसकी वास्तव में किस तरीके से शोषण होता। दोस्तों, बात जब आती है, जब एक पत्नी 7 फेरा लेती है, अग्नि के साथ घूमती है, और अग्नि के साथ घूमने के साथ साथ वो ये करती है कि वास्तव में जब वो 7 फेरा लेती है और मरने जीने के कस्में खाता है, और जब वो गलत तरीके से उसका शोषण होता है, जब उसका उत्पीड़न होता है, जब उसका वास्तव में उसके अधिकारों का हनन होता है व्यक्ति के, तब वो किस तरीके से परेशान होता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते। जब पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं, एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खाते हैं, और जब इस बात को सामने जब होता है, जब एक दूसरे की बात का सामने से ये जब रंगे हाथ पकड़ लेता है, तो पति के ऊपर क्या बीतता होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई, जुड़े, और उन्होंने जानकारी दी, एक पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, कलयुगी पत्नी ने अपने रिश्ते को तार तार कर दिया। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह बताएंगे पीड़ितों की कहानी, उन्हीं की जुबानी, वो अपने क्षेत्र की एक बड़ी घटना के साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारा एक गांव है गन्नूरंगला जी, जिसमें अभी तक कोई रोड का कार्य नहीं किया गया है, जबकि PWD से पास भी हो गया बजट बनके, और लखनऊ शासन के लिए पहुंच चुका है। पहुंच चुका? क्या वो पैसा रिलीज हो गया? नहीं सर, अभी उसी के इंतजार में हमारे गांव की जनता इंतजार कर रही है, जिससे कि आगे चल के हमारा गांव सुगत हो चुके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कहते हैं कि योगी सरकार में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर आज तक ये दावे खोखले नजर आते दिख रहे हैं। ये जो प्रस्ताव बना करके भेजा है, ग्राम पंचायत का प्रधान बना के भेजा है, या विधायक ने दिया है, या सांसद जी ने दिया है, या फिर जिला पंचायत सदस्य ने दिया, किसने उस रोड का निर्माण के लिए मुख्यमंत्री से मांग किया? जी, सबसे पहले तो हमारे अखबार और चैनल के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, जिससे PWD की आंखें खोली गई, और PWD ने नफरत करके बजट बना करके प्रशासन को भेजा है, जो MLC विधानसभा भोजीपुरा से भवनलाल मौर्य जी हैं, उनके द्वारा पैड पे लिख करके भेजा गया है। आपने कहा कि सांसद और ये जो MLC साहब हैं, इन्होंने उसको मांग किया। मैं आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बजट होता है, बजट जब पास होगा, PWD कब बनाता है, अब आप जरा गौर करिए। जब आपने टीवी चैनल के माध्यम से, अब तक टीवी चैनल ने इसे दिखाया, और अब तक न्याय समाचार पत्र ने छापा, और प्रशासन जागा कि वहां की सड़कें खराब हैं। खराब होने के बाद उसका एक लिमिट बनी, उसकी एक बजट बना कि कितने रुपए खर्च होंगे। वो खर्च को बना करके उन्होंने संबंधित शासन को भेज दिया है, और विधायक जी ने उसका समर्थन किया। 2 तरीका है, या तो सांसद जी अपनी निधि से, उनके पास जो निधि आती है, उस निधि से उसे निर्माण करा दें, बनवा दें, या फिर सुनिए जी, दोनों बातें, या तो सांसद जी अपनी निधि से उस रोड का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण बना सकते हैं, करा सकते हैं, या फिर शासन का इंतजार करिए, जब PWD के पास वो बजट पहुंचेगा तो वो निश्चित रूप से वो सड़क बनेगी। अन्यथा ना तो PWD बना सकती है और ना कोई व्यक्ति बनवा सकता है, क्योंकि उसका जब बजट पास होगा, जब उसका बजट मिलेगा, तभी वो बना पाएगा। जी बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि ये गांव जो गन्नूरंगला है वो महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है लिंक रोड से जी। और सर ये इस गांव के लिए अंग्रेजों के जमाने से रोड का प्रस्ताव है, पर अभी तक नहीं जागा गया। कोई PWD ग्रामीण विभाग के किसी ने नपत नहीं की। जब हमारे चैनल द्वारा, अब तक न्यूज चैनल द्वारा और अब तक अखबार के द्वारा प्रकाशित किया गया, तब जाके ये इन्होंने जागे हैं। दूसरी बात ये है कि नव निर्माण रोड है, जिससे गांव के लोग करीब 2-2 फीट पानी में नीचे निकलना चाहते हैं। और बीच में एक नदी भी है सर, नदी होने के कारण वहां पर पुल भी नहीं है, जिससे गांववासी बहुत ज्यादा परेशान है। महज 5 किलोमीटर का रास्ता होने के बावजूद भी 20 किलोमीटर घूम के जिला मुख्यालय बरेली जाते हैं।
20 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, क्योंकि वो नदी का पुल है और नदी के पुल के कारण वो 5 किलोमीटर नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो करीब 20 किलोमीटर जाते हैं। प्रशासन ने उसका जांच किया है और विधायक जी ने उसका भाई वो समर्थन किया है। निश्चित रूप से वो सड़क बनेगी, थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि बजट जो आता है वो शासन ही पास करता है और जब शासन पास करेगा तो निश्चित रूप से वो बजट उस मात्रा में खर्च होगा। हाँ, जब निर्माण घटिया होने लगे तब हम लोग उसकी बात करेंगे कि ये सही मानक मूल्य में करना चाहिए, क्योंकि भी बजट है ही नहीं तो पीडब्ल्यूडी से कहना या फिर अन्य से कहना ये न्याय संगत बात नहीं होगी। कृपया मैं चाहूंगा कि अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए या एक बार एमएलसी से मिल लीजिए और एक बार एमएलसी चाहे तो अपने वो निधि से, उसके पास एक निधि आती है, वो निधि से उसे निर्माण करा सकते हैं। कृपया आप बताइए कि साहब आप निधि है, उस निधि से चाहो तो आप इस मेरे गांव का उद्धार कर सकते हो। अगर वो राजी हो जाते हैं तो वो काम विकास तुरंत होने लगता है, अन्यथा बजट आने पर। जी जी अब तक न्याय न्यूज चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप तक न्याय के जो रिपोर्टर हैं पत्रकार वीरेंद्र सिंह, वो मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिले इस रोड के संबंध में और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मार्च में रोड आपकी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब तक टीवी चैनल के जो संवाददाता हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट किए हैं और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि मार्च तक, मतलब मार्च में, क्योंकि मार्च में बजट पास होता है तो मार्च के बाद वो रोड बन जाएगी। ये बिल्कुल आप बस भरोसा रखिए, क्योंकि आपके वहां के अधिकारियों ने उसकी जांच कर चुके हैं, नपाई कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। तो वीरेंद्र जी थोड़ा धैर्य रखिए और आपको सफलता मिलेगी, कदम चुभेगा। आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि ये आपका सच है। जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बस यही है हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ भाई वीरेंद्र जी जुड़े थे, बताए कि बड़ी ही तरीके से लगातार जो होना चाहिए था वो हो रहा है। अब जरा हम बात कर लेते हैं, जरा देखते हैं सीतापुर की क्या हालात है। भाई बार बार फोन आ रहा है, देखते हैं क्या मामला है। क्या वास्तव में लोगों को इंसाफ मिल पाया है? क्या वास्तव में पीड़ितों को इंसाफ मिलने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा? क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। परंतु जब हम जिस समय लोगों से बात करते हैं, जब हम किसी अधिकारियों कर्मचारियों से मिलते हैं तो हम बात करते हैं। दोस्तों बने रहिए, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हैं और आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो जरा देखिए, जरा गौर करिए। और ये है बड़ी घटनाक्रम के साथ हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हमारे साथ तमाम साथी जुड़ रहे हैं। लगातार फोन की घंटियां भी बज रही हैं। दोस्तों बजनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ तमाम साथियों ने इस बात का एहसास किया है, इस बात का उन्होंने जोड़ा है, इस बात के लिए उन्होंने बात किया है जो होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज होना चाहिए, कानून की व्यवस्था होना चाहिए, कानून की बरबेली होती है, कानून के बीच में बात करते हैं, वो होना चाहिए। आज हमारे साथ तमाम साथी ऐसे जुड़ रहे हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला। तमाम लोग ऐसे हैं जो एक एक सड़क के लिए लोग कब्जा किए हैं जमीन पर, इंसाफ पाने के लिए दर्द। हमारी बात गिरजा शंकर अवस्थी से हो रही है। गिरजा शंकर अवस्थी जी, आपको पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जानना चाह रहा हूं क्या समस्या है, आप बताने का कष्ट करें, और कब से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है ये भी बताने का कष्ट करें। सर 1 साल हो गया जी। 1 साल से सार्वजनिक भूमि है और सार्वजनिक रास्ता है, सार्वजनिक नाली है जी, जिसको लेकर के 1 साल से निरंतर कब्जा है। किसका कब्जा है उस जमीन पे? दबंगों का, भूमाफियों का। भूमाफियाओं का कब्जा है। वो कौन सी जमीन है जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है? चकमार्ग है और सरकारी नाली है। चकमार्ग जी। चकमार्ग पे कौन भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, बताने कष्ट करें। ये 163 के काश्तकार हैं। 163 खाता संख्या 163 के काश्तकार हैं जी। ये पूरा मामला जो है समरिया जदीद तहसील अतर्रा का है। समेरिया जदीद जयदीत जी
जयदीद, ओके। जदीद जयदीद, जदीद जयदीद, जी। जयदीद, ठीक, ओके। जयदीद, जयदीद का है? हाँ, तहसील अतर्रा। तहसील को अतर्रिया, अतर्रा। अतर्रा। और सबसे सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो लेखपाल हैं जी हरि कुंवर द्विवेदी जी, जी, सितंबर माह में देते हैं कि आंशिक भाग में कब्जा है, और अभी 5 जनवरी को आख्या दे रहे हैं कि उसमें कब्जा नहीं, जबकि फसल बोई हुई है। अच्छा, कृपया कृपया मैं लेखपाल साहब का मोबाइल नंबर दीजिए और एसडीएम का नंबर दीजिए, एसडीएम का नंबर दीजिए, जी जी एसडीएम अतर्रा का नंबर दीजिए। जी जी जी, मैं एसडीएम अतर्रा से मैं बात करना चाहता हूं, क्या हकीकत में क्या सही है। लेखपाल साहब कौन से हैं आपके यहाँ? हरि कुंवर द्विवेदी। हरि हरि कुंवर द्विवेदी। हरि कुंवर द्विवेदी। ये लिख रहे हैं कि कोई कब्जा नहीं है। पहले 26 सितंबर को लिख रहे हैं कि कब्जा है, हाँ, और अब लिख रहे हैं कि इसमें कोई कब्जा नहीं है। कोई कब्जा नहीं, तो फिर रास्ता खाली होगा? नहीं, फसल बोई हुई है। बस यही चीज का मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। आप कृपया हमें एसडीएम साहब का नंबर दें, मैं एसडीएम साहब से बात करना चाहूंगा। और कृपया लेखपाल का भी नंबर देना कष्ट करें। जी, 9454 एसडीएम अतर्रा। 9454 41 41 59 75 59 75 75, ठीक। लेखपाल का नंबर जी। लेखपाल का भी नंबर देने का कष्ट करें। जी जी, मैं निकाल रहा हूँ सर, मैं अभी। जी जी, जहां पे कब्जा है, क्या आपके पास उसका कोई फोटो, उसका कोई साक्ष्य, उसका कोई वीडियो आपके पास है या नहीं है? जी, मैंने जीपीएस में आपको भेजा था। हमें नहीं, अधिकारियों को आपने जो प्रार्थना पत्र दिया उसका जीपीएस का फोटो आपने दिया नहीं दिया? जी, मैंने दिया है। ओके, जरा जरा हमें दीजिए और फिर मैं बात करता हूं वहां के संबंधित अधिकारियों से। क्या इस तरीके की गोल गोल जलेबी की तरह घुमाया जा रहा है? आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? तहसील दिवस नंबर नोट करिए, 79 0 6 55 55 49 29। क्या नाम है इनका? हरि कुंवर द्विवेदी। हरि कुंवर द्विवेदी, ओके। अभी आप लाइन पे रहेंगे, अभी मैं लाइन पे ले रहा हूँ। पहले लेखपाल से बात करता हूँ, फिर एसडीएम से बात करता हूँ। जी जी, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज बड़ी पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में बड़ा ही आपको दिखाने रहे हैं किस तरीके से गोल गोल जलेबी की तरह घुमाया जा रहा है। पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? आखिर इंसाफ कितने दिन में मिलता है? ये हमारे बीच में जुड़े हुए हैं पीड़ित जी, हम आपको बात करेंगे। दोस्तों, क्या वास्तव में इस तरीके का होना चाहिए? ये तो वक्त बताएगा। और क्योंकि जरा एक बार नंबर में मैच कर लीजिए, 790 4929 है सर ना? मैं बात कर लेता हूं, देखते किसका नंबर है। बात कर लेता हूं भाई, हरिशंकर द्विवेदी साहब से बात कर लेता हूं जी। देखिए, लेखपाल साहब का नंबर जा रहा है, कॉल उठाते हैं नहीं उठाते हैं तो वक्त बताएगा, परंतु क्या हकीकत है, क्या सही है, क्या गलत है। हेलो हेलो, लेखपाल साहब बोल रहे हैं? मैं राजेश द्विवेदी साहब बोल रहे हैं? लेखपाल द्विवेदी साहब से मेरी बात हो रही है? हेलो, मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ, अब तक टीवी न्यूज चैनल पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी से बोल रहा हूँ, स्टूडियो लखनऊ से। द्विवेदी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक गांव है समेरिया जयदीदपुर, तहसील तर्रा के अंतर्गत एक गांव है। उस गांव में चकमार मार्ग 163 खाता नंबर के लोगों ने उसे मिला लिया है, चकमार को। क्या आपने उसकी जांच किया या नहीं जांच किया है? क्या वो जमीन खुल गई है, नहीं खुली है?
वो जो चकमार्ग है खुला है कि या बंद कर, कि अभी भी लोग कब्जा किए हुए हैं? खुला है। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ वहां पर रिपोर्टर वर्तमान में खड़ा हुआ देख रहा है। जरा बताइए कहां पे खुला हुआ, जरा बताइए। मैं अभी एसडीएम साहब से भी बात करता हूं और फिर एडीएम साहब से बात करता हूं। जी बताइए लेखपाल साहब जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए भाई गिरी, बताइए। आप बता रहे हैं रास्ता खुला है, कहाँ रास्ता खुला है बताइए जरा। अवस्थी साहब जरा बताने कष्ट करें। गिरजा शंकर जी बताइए। अभी जो है हाल का जीपीएस फोटो भी आपको भेजा हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उसमें फसल बोई हुई है। लेखपाल साहब जी, वहां पे फसल वर्तमान में जीपीएस का फोटो भी आया है और आपको मैं भेज दे रहा हूं, और आप लिख रहे हैं कि वहां पर कोई कब्जा नहीं, आंशिक कब्जा नहीं है। और इसके पहले जो आपने आख्या लगाई उसमें लिखा है कि आंशिक चीज पर कब्जा है। ये गोल गोल जलेबी की तरह। कब पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? कब भू माफियाओं से कब्जा हटेगा? बताइए लेखपाल साहब। लेखपाल साहब जी बताइए, कहीं व्यस्त हैं क्या? मोबाइल काम नहीं कर रहा, मेरा आवाज नहीं आ रही है। आवाज मुझे तो मिल रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपकी भी आवाज मुझे मिल रही है। कृपया बताने कष्ट करें। लेखपाल साहब, मेरी बात लेखपाल साहब ने काट दिया फोन। अब बात मैं करूंगा वहां के एसडीएम महोदय से। देखते हैं एसडीएम साहब क्या कहते हैं। 94 54 41 59 75। जी देखिए, इस तरीके से भूमाफिया गोल गोल जलेबी की तरह लगाते हैं और वहां पे लेखपाल साहब झूठी रिपोर्ट लगा दे रहे हैं। एसडीएम साहब और प्रशासन को, दोनों को गुमराह कर रहे हैं। जरा देखते हैं, हम एसडीएम साहब से बात कर लेते हैं। क्या एसडीएम साहब को क्या कहना है, इस पर भी मैं बात कर लेता हूं। जी देखते हैं क्या हकीकत क्या है, कैसी क्या समस्या है, इस पर भाई बात कर लेते हैं। जी एसडीएम साहब से भी बात हो जाती है। हेलो भाई, एसडीएम साहब ने फोन नहीं पिकअप कर रहे हैं। 2 बार मैं प्रयास कर रहा हूं, एक बार फिर प्रयास करके देख लेता हूं। जी एसडीएम साहब का फोन पिकअप नहीं हो पा रहा है। क्या दिक्कत है? कहीं मीटिंग में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा, मगर फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। जी बिल्कुल सही कहा दोस्तों, इस तरीके के शासन और प्रशासन की। जी ये भाई अमरपाल सिंह की बात है। देखते हैं क्या हो रहा है, क्या कैसे होगा, ये तो वक्त बताएगा। मगर एसडीएम साहब से कॉल नहीं हो पाई, जुड़ नहीं पा रहे हैं। एसडीएम साहब काट दे रहे हैं, बार बार फोन काट दे रहे हैं, क्योंकि एसडीएम साहब कहीं भी गुमराह हैं। या तो एसडीएम साहब कार्रवाई नहीं करना चाहिए। क्या मामला है इसकी भी मैं पहचान करता हूं, देखता हूं क्या है पड़ताल में, क्या सच्चाई सामने आती है। योगी बाबा जानते भूमाफिया पर कार्रवाई होगी, वहीं पर आज देखिए भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा किए। जब इस संदर्भ में जब बात करने का प्रयास लेखपाल किया जाता तो लेखपाल बोलता है कि मेरे पास आवाज। ये है सच्चाई, ये है हकीकत और ये है वर्तमान की व्यवस्था। जरा आइए गौर करिए और मैं आपको सुना रहा हूं। एसडीएम साहब के पास कॉल जा रही है, ये फोन नहीं उठा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के एसडीएम साहब हैं भाई, ये तर्रा के एसडीएम हैं, बांदा जनपद के तर्रा के। फोन नहीं उठा रहे हैं। वाह रे योगी बाबा, वाह रे तुम्हारी सरकार, फोन नहीं उठ रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए योगी बाबा। ये 2 बार मीडिया का फोन नहीं उठ रहा है, आम नागरिकों का फोन कैसे उठता होगा? ये तो आप वक्त बता सकते हैं, ये तो आप एक बात बता सकते हैं। जब इस तरीके का एक फोन ना उठना कितना गंभीर समस्या है तो फिर बात करेंगे। मगर गिरजा जी क्या निरंतर जानकारी दी जा रही है एसडीएम को भी और आयुक्त महोदय को भी, लेकिन निरंतर इसी तरह गुमराह किया जा रहा है।
ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक बार लिखित आज जीपीएस की फोटो निकाल करके उनको उस पर संलग्न करते हुए आप एक एसडीएम को आप प्रार्थना पत्र दीजिए। अगर कोई कार्रवाई नहीं करते तो एक एडीएम साहब को दीजिए और फिर आप हमें बताइए। मैं प्रमुख सचिव राजस्व से बात करता हूं, ये प्रमुख सचिव जो यहाँ है विशेष सचिव, उनसे मैं बात करता हूं जी। ओके, आप परेशान ना हो। मैं इस पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में आप जुड़े हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपको इंसाफ मिले। ये अधिकारी गोल गोल भूमाफियाएं कब्जा नहीं कराएंगे, क्योंकि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि सार्वजनिक संपत्ति पर कोई भी कब्जा नहीं करेगा। मगर योगी बाबा की सरकार में ये कब्जा हो रहा है। आखिर क्यों? आखिर कब तक होता रहेगा? ये हमें और आपको सोचना होगा। जी बताइए। कल ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मैंने जरिए डाक इंडियन पोस्ट से भेजा। देखिए, मैं डाक की बात नहीं करता हूं। डाक में तो क्या होता है नहीं होता, आप उनके पोर्टल पर जाकर के करिए और फिर उस पर आख्या क्या आती है ये एक मायने रखता है। और जब आपने एसडीएम साहब को आपने प्रार्थना पत्र मौखिक जाकर उपस्थित होकर कहें, बताएं, और जब एसडीएम साहब ना सुने तब आप कल आप दीजिए। परसों मैं फिर इसी पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में आपको लाइव पे लेंगे, बात करेंगे एसडीएम साहब से कि पीड़ित आता और इस तरीके से भूमाफिया कब्जा किए हैं और कोई इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं, लगातार बात करना चाहते हैं अगर किसकी क्या समस्या है। दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए प्रत्येक दिन अब तक टीवी चैनल जनता की अदालत में। दोस्तों हम आपके बीच पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी लाए हैं, जो निश्चित रूप से उन गरीबों की, बेजुबा की, जिनकी कोई नहीं सुनता है। तमाम साक्ष्य प्रमाण होने के बावजूद भी आपको इंसाफ नहीं मिल पाता। तमाम लोगों के साक्ष्य प्रमाण होने के बावजूद भी आपको इंसाफ नहीं मिल पाता है। आप दर-दर की ठोकरें खाते हैं और आप तमाम साक्ष्य प्रमाण होने के बावजूद भी आपको इंसाफ नहीं मिल पाता, दर-दर की ठोकरें खाते हैं। तो कृपया जुल्म से डरें, जुल्म से नहीं। कृपया आप अब तक टीवी चैनल के दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर फोन मिलाइए 9454325236 94 54 32 52 36 पर या 79050393 पर और फोन करिए। मैं वादा करता हूं आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम फिर पेश होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।